नमस्कार, मैं डॉक्टर उज्ज्वला पत्की गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और पत्की हॉस्पिटल कोल्हापुर में पिछले 30 सालों से सेवा में हूँ। आज हमारे ही हॉस्पिटल की डॉक्टर निहारिका मेरे साथ हैं और हम दोनों आपको प्रेगनेंसी के बारे में शास्त्रीय जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रेगनेंसी की शुरुआत से। मैम, शुरुआती में हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे पीरियड्स मिस हो जाने पे कि हमारी प्रेगनेंसी कैसी रही है और वो प्रेगनेंसी का कंफर्मेशन कैसे होगा? अपनी जो एमसी की डेट है वो बाहर उलट जाने के बाद, मतलब आगे दिन निकल जाने के बाद 2 या 4 दिनों में हम मॉर्निंग यूरिन सैंपल टेस्ट करके प्रेगनेंसी किट में पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट पा सकते हैं। और ये प्रेगनेंसी का निदान करने का बहुत आसान तरीका है जो हर एक औरत अपने ही घर में कर सकती है। इसके लिए एक आवश्यक बात है कि अपनी प्रेगनेंसी जानने के लिए अगर आपकी मेंसेस रेगुलर है तो ये जानना बहुत आसान है। जिनकी रेगुलर नहीं है, इरेगुलर एमसी है, उनके लिए ये जानना थोड़ा मुश्किल होता है। और मैम, अगर इरेगुलर हुआ हमारे मेंसेस और बहुत टाइम से मेंसेस नहीं आ रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी प्रेगनेंसी रही हुई है? प्रेगनेंसी टेस्ट से तो मालूम होगा ही, यूरिन जांच करने से, लेकिन इसके अलावा खून में का एक हार्मोन होता है जिसे बीटा एचसीजी बोलते हैं। तो ये हार्मोन सिर्फ प्रेग्नेंट औरत के खून में पॉजिटिव आता है, आम औरत के खून में नहीं। और इसकी जांच होने के बाद आपको पक्का मालूम चलेगा कि आप प्रेग्नेंट हो ही हो। दूसरी बात है सोनोग्राफी की, जो सोनोग्राफी पे तो आपका निदान 100% हो जाएगा, लेकिन उसकी जानकारी हम आगे लेके आ रहे हैं। ओके मैम, जो हमारा एमसी आता है और एमसी के अनुसार जब हमारा पट्टी पे पॉजिटिव आ गया तो हमारी डिलीवरी की डेट हम कैसे कैलकुलेट करें? तो ये हर एक के मन में इच्छा है कि डिलीवरी कब होगी, जानना जरूरी है। तो एमसी की डेट के आगे 9 महीने और 7 दिन आपको गिनना है। मतलब जिनकी एमसी रेगुलर हो उनके बारे में एमसी की डेट समझिए 10 जनवरी है, तो आपको आगे 9 महीने और 7 दिन, ऐसे 17 अक्टूबर आपकी डिलीवरी की डेट हो गई। हाँ, ओके मैम। और मैम, जब अगर ऐसा हुआ कि प्रेगनेंसी हमारी रह गई तो प्रेगनेंसी रहने के बाद ऐसी क्या क्या कंप्लेंट्स हैं जो हमें शुरुआती के महीनों में हमें देखने को मिलेगा? हाँ, मतलब प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद क्या प्रमुख समस्याएं हैं जो महिला पाएगी, जो फेस करेगी? तो पहली तो बात है, देखिए अपने को ब्रेस्ट में थोड़ा भारीपन महसूस होगा। दोनों ब्रेस्ट में हेवीनेस, टेंडरनेस और भारीपन लगेगा। निपल में हल्की सी झुंझुनाहट होगी। दूसरी बात है, आपकी पेट की जो नीचे वाली बाजू है, प्यूबिस की बाजू, उसमें आपको थोड़ा सा खिंचाव और भारीपन लगेगा। व्हाइट डिस्चार्ज वजाइना से हल्का फुल्का चालू होगा और यूरिन को बार बार जाने को मन होगा, क्योंकि ग्रोइंग यूट्रस मतलब गर्भ की पिशवी यूरिनरी ब्लैडर पे थोड़ा सा प्रेस करती है और इसलिए आपको भावना होगी कि आप बार बार यूरिन को जाएं। और सबसे महत्व की बात है नौशिया और वॉमिटिंग। ये तो आप सब जानते ही हो कि प्रेगनेंसी में नौशिया वॉमिटिंग होना बहुत ही नॉर्मल बात है। और मतलब उल्टी जैसा लगना, जी मचलना, ये तो होगा ही। हर एक औरत को इसका महसूस होना अलग अलग होता है। किसी को बहुत ज़्यादा उल्टी हो सकती है, किसी को बिल्कुल ही नहीं होती है अपने अपने नेचर पे और अपने अपने शरीर पे इसका डिपेंड होता है कि आपको कितनी तकलीफ होगी। तो ये भी नेचुरल है कि उल्टी हो जाएगी, तो उसके लिए भी आपको ज़्यादा फिक्र नहीं करनी है। और एक बेसिक बात ऐसी है, महत्व की बात, कि प्रेगनेंसी का स्वीकार हमने एक नेचुरल प्राकृतिक अवस्था ऐसे करना है, ये तो कोई बीमारी नहीं है। जी मैम। जी मैम, हमेशा हमारे मन में डाउट रहता है कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, और पुराने जो हमारे दादी नानी सब लोग बोलते आ रहे हैं कि ये मत खाओ वो मत खाओ। तो मैम, हमें किस तरीके से क्या रेस्ट्रिक्शंस लगाना है, क्या क्या खाना है कि मम्मी के लिए भी और बेबी के लिए भी, दोनों के लिए हेल्दी रहे? तो ये खाने की बात है ना, ये बड़ी दिलचस्प बात है, क्योंकि हर एक घर के घर वालों को लगता है कि इसको अभी मैं क्या खिलाऊं, और वो जो पेशेंट है, प्रेग्नेंट है, उसका तो मन नहीं हो रहा कुछ खाने को। तो इस बात में आपको ध्यान रखना है कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, उसी के साथ साथ विटामिन्स और डाइटरी फाइबर
का सेवन अच्छी मात्रा में करना है। तो आप इतने सालों से जो खाना खाती आई हो वो तो सब चीज़ें आप खा सकती हो, लेकिन आपको ध्यान देना है कि प्रोटीन्स का भी सेवन हो जाए। प्रेगनेंसी में एक बात बहुत महत्व की है कि आपको एक साथ खाना नहीं जाएगा। थोड़ा थोड़ा खाना दिन में 4, 5, 6 बार हल्का हल्का बच्चों जैसा खाते रहना चाहिए। खाने में आपको अंकुरित अनाज, दाल, मतलब सब प्रकार के फ्रूट्स, स्प्राउट्स, सीजनल फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट्स, इसका संतुलित आहार आपको बनाना है और थोड़े थोड़े स्नैक्स खाते रहना है। कभी कभी मॉर्निंग में इतना सिकनेस होता है, मतलब जी नहीं होता, तो आपको ड्राई फ्रूट्स से दिन चालू करना है। बाद में ब्रेकफास्ट ले लीजिए, लंच को हल्का फुल्का कुछ तो खाइए। अब अगर आप जॉब पे हो तो आपके साथ कैरी करना होगा आपको, तो ये सब सोच के आपको खाना है। और एक बात ध्यान में रखना है आपको कि आपको बाहर का ऐसा खुला हुआ खाना नहीं खाना मतलब कि है। ठेले पर का उस वाली गली में मतलब जाना ही नहीं है। चाट वाली गली में जाना नहीं है। और खुला हुआ ऐसा खाना जो आपको पेट को इन्फेक्शन करे, ऐसा आपको नहीं खाना है। पानी का भी ध्यान रखना है, पानी भी आपको इधर फिल्टर का नहीं तो उबाल के ठंडा हुआ ऐसा पानी लेना है। ओके मैम। और मैम क्या नहीं खाना चाहिए इसके बारे में आप हमें बताएं। तो आपको तीखा ज़्यादा, जिससे एसिडिटी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ये चीज़ें नहीं खाना है। एक बात मैं बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में बहुत सारी लेडीज़ को पहले 3-4 महीनों में कॉन्स्टिपेशन की तकलीफ, मतलब कब्ज की तकलीफ होती है। तो ये क्यों होती है? प्रेगनेंसी में जो हार्मोन्स बढ़ते हैं उसकी वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो ये कॉन्स्टिपेशन के लिए हमें दवाइयाँ तो है ही, लेकिन दवाइयाँ इस्तेमाल करने से पहले अगर हम खान पान का ध्यान रखें, तो डाइट प्रॉपर करें, मतलब हम ज़्यादा फाइबर ले ले, फ्रूट्स छील के साथ खाएं और ड्राई फ्रूट्स भिगो कर खाएं और ग्रीन हरी पत्तेदार सब्जियां ले ले, तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और आपके खाने में ज़्यादा बेकरी प्रोडक्ट्स ना रखें क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होती है। और दूसरी बात, आपको ज़्यादा पित्त का, एसिडिटी का तकलीफ हो सकता है, इसलिए आप तीखा मिर्ची वाला ज़्यादा खाना मत खाइए। बहुत सालों से एक बात बोलते आए हैं कि पपाया का सेवन ना करें। हाँ मैम, हमारी दादी लोग भी बोलते हैं ऐसा। तो इसमें ऐसा होता है, कुछ केमिकल्स हैं जो यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाते हैं पपाया में, तो कच्चा पपाया सेवन ना करें। बाकी इतने सारे फ्रूट्स हैं, वो छोड़ के हम खा सकते हैं सब। ओके मैम, अभी अब मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें बताएं, जैसे आप प्रेगनेंसी रहने के फर्स्ट तपासनी में हमें क्या क्या तपासनी करना चाहिए मैम? तो ये बहुत महत्व की बात है कि प्रेगनेंसी में क्या जांच की जाए। फर्स्ट इज ब्लड रिपोर्ट। तो ब्लड रिपोर्ट तो आपके बहुत महत्व के है। इसमें सादी बात है हीमोग्लोबिन की। जी। तो हीमोग्लोबिन आपकी कम हो, मतलब आपको एनीमिया हो, तो थकान आएगी, काम करने को मन नहीं होगा, हाथ पांव दुखेंगे, तो एनीमिया के लिए आयरन की गोलियां डॉक्टर लोग आपको चालू करेंगे। आपका ब्लड ग्रुप मालूम होना आपको बहुत जरूरी है। अगर आप निगेटिव ब्लड ग्रुप की हो तो हस्बैंड का ब्लड ग्रुप भी आपको पता होना चाहिए। ब्लड शुगर लेवल, HIV, ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, हिपेटाइटिस जैसे जो ब्लड में इन्फेक्शंस होते हैं उसके बारे में भी जानकारी पक्की होनी चाहिए। और थायराइड का हार्मोन जो है T3, T4 और TSH, इसके बारे में भी पता होना चाहिए, ताकि अगर अपना थायराइड हार्मोन का लेवल कम ज़्यादा हो तो शुरू से ही ट्रीटमेंट की जाए, ताकि बाद में बच्चे पे उसका कुछ असर ना पड़े। इसके अलावा ये खून का तो बात हो गई, इसके अलावा सोनोग्राफी एक बड़ी महत्व की बात है। ये सोनोग्राफी आपको 2 प्रकार की सोनोग्राफी करनी है। पहला वायबिलिटी स्कैन और दूसरा एंटी स्कैन। आज हम हमारी ये वीडियो में आपको पहले 3 महीनों की जानकारी लेके आए हैं। मतलब आप पहले तिमाही और फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऐसा बोल सकते हो। तो ये पहले 3 महीनों में ये 2 स्कैन आपके जरूर होने चाहिए, वायबिलिटी स्कैन और एंटी स्कैन। तो वायबिलिटी स्कैन का मतलब क्या है? ये स्कैन आपको 1.5-2 महीनों के लगभग करना है। मतलब इसका 8 to 10 वीक्स प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसमें आपको क्या मालूम पड़ेगा? एक तो आपको समझेगा प्रेगनेंसी यूट्रस में है, सही है, सही जगह पे। दूसरा मालूम पड़ेगा बच्चे के हार्ट बीट्स है बराबर है नहीं, सिंगल बेबी है या ट्विंस है।
बच्चे की जो प्लासेंटा है उसके बाजू में कुछ ब्लड क्लॉट्स है क्या। ओके मैम। और कभी कभी हमारा ट्यूब में गर्भ रहता है जिसे हम एक्टोपिक या ट्यूब प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो ये ट्यूबल प्रेगनेंसी नहीं ना, एक्टोपिक नहीं ना, मतलब ये गर्भ पिशवी में सही जगह पे है ना और हार्ट बीट्स है ना, इसलिए इसे वायबिलिटी स्कैन बोलते हैं। और दूसरा स्कैन है एनटी स्कैन। एनटी स्कैन का मतलब है जब अपना गर्भ 12 to 14 वीक्स के बीच में है, मतलब 3rd मंथ खलास होते होते। तो ये जो प्रेगनेंसी की स्टेज है 12 to 14 वीक्स, तो उसमें आपका एनटी स्कैन करके एनटी स्कैन में आपका बच्चे का नेजल बोन मतलब नाक की हड्डी और न्यूकल ट्रांसलूसेंसी मतलब एक प्रकार का द्रव जो नेक में होता है, उसके हिसाब से बच्चा दिमाग से कमजोर है क्या, ये अनुमान लगाया जाता है। और एनटी स्कैन के साथ साथ डबल मार्कर नाम की माँ की खून की जांच है। एनटी स्कैन और डबल मार्कर इकट्ठा करके आपको बच्चे में दिमागी कमजोरी नहीं ना, ये अनुमान लग जाएगा। अगला हमें ये जानना होता है मैम, क्या होता है शुरू के तिमाही में पेट बाहर नहीं आता, वजन नहीं बढ़ता, तो हमेशा ऐसे लगता है कि बढ़ना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये अच्छी बात है कि नहीं, या नेगेटिव पॉइंट से है। तो मैम आप क्या बताना चाहेंगे? अभी पहले 3 महीनों की बात रही तो पहली तिमाही में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका पेट इतना नहीं दिखने वाला, क्योंकि 3 महीने के एंड तक बच्चे का वजन सिर्फ 100 ग्राम 125 ग्राम होता है। तो ये अपने वजन के अनुसार, अपने शरीर के अनुसार पेट बाहर नहीं निकलेगा। और 12 वीक के एंड को प्यूबिस के थोड़ा ऊपर पेट आएगा, मतलब ये नहीं दिख पाएगा। और वजन की बात रही तो पूरी प्रेगनेंसी के 9 महीनों में 12 किलो के लगभग वजन बढ़ता है। तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1 to 1.5 किलो बढ़ता है, लेकिन बहुत सारी पेशेंट्स का वजन बढ़ता भी नहीं है, जैसे कि वैसे रहता है, लेकिन इसका कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, ये वजन बाद में पिकअप हो जाता है। और दूसरी बात ऐसी है कि मैम अगली बार जब होगा, जैसे सपोज क्या होता है, अब हमें प्रेगनेंसी 3 महीने रह गई, पर 3 महीने आपने जैसे बताया बहुत क्रूशियल के होते हैं, तो मैम ऐसे में क्या ऐसी इमरजेंसी हो जाए कि हमें तुरंत आपको आके मिलना है, हॉस्पिटल में रिपोर्ट करना है? आप तो हमेशा गायनेकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, महीने महीने तो जाना ही है, लेकिन इसके अलावा आपको कब जाना है इमरजेंसी, तो आपको उल्टी इतनी हो रही है कि आप चक्कर आ रहे हैं, आप संभाल नहीं पा रहे खुद को, तो आपको इमरजेंसी जाना है, तब सलाइन वगैरह लगाने की शायद जरूरी पड़ जाएगी। दूसरी बात है अचानक आपको पेट में बहुत दर्द होने लगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पा रही, तो ये इमरजेंसी आपको जाना ही है। और तीसरी बात है आपको ब्लीडिंग शुरू हुआ, तो आपको रिपोर्ट करना है, क्योंकि एक बार प्रेगनेंसी डायग्नोस हो जाए तो आपको ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए आइडियली। तो आपको अगर ब्लीडिंग हो जाए तो आपको डॉक्टर के पास जरूर जाना है। और मैम लास्ट का मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि ये जो ट्राइमेस्टर जो 3 महीने हैं, तो ऐसी कौन सी टैबलेट्स हैं जो हमें मेडिसिन हैं जो हमें प्रॉपर डाइट के साथ लेना चाहिए एज अ सप्लीमेंट? तो डॉक्टर्स लोग आपको पहले तो फॉलिक एसिड चालू करेंगे। फॉलिक एसिड इज अ सॉर्ट ऑफ विटामिन। इसमें आपको क्यों लेना है, तो बच्चे को वर्टिब्रा और ब्रेन की डेवलपमेंट सही हो जाए, तो फॉलिक एसिड की टैबलेट, मल्टीविटामिन की टैबलेट। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम रहा तो आयरन की गोलियां भी डॉक्टर लोग देते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आयरन की टैबलेट्स बाद में शुरू करते हैं, फॉलिक एसिड और मल्टीविटामिन से चालू करते हैं। अगर आपको चाहे तो प्रोटीन पाउडर भी देते हैं ताकि ताकत आ जाए, तो दूध के साथ साथ आप प्रोटीन पाउडर का सेवन कर सकते हो। और दूसरी बात रही प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन ये एक हार्मोन है जो हमेशा प्रेगनेंसी को आगे ले जाता है, सपोर्ट करता है। तो ये प्रेगनेंसी के लिए प्रेगनेंसी सपोर्टिंग हार्मोन बोलते हैं। तो ये आपको गोली के रूप में, पेसरी के रूप में और इंजेक्शन के रूप में मिलता है। तो आपके गर्भ के बाढ़ के अनुसार डॉक्टर आपको चाहे तो टैबलेट नहीं तो इंजेक्शन प्रोजेस्टेरॉन के दे सकते हैं। तो ये सब दवाइयाँ आपको सोच समझकर डॉक्टर की सलाह के अनुसार लेनी है और आगे चलना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर की आपको जानकारी मिल गई है और दर्शकों के लिए सबको थैंक्स देती हूँ। थैंक यू मैम। नमस्ते। थैंक यू।